चलो आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, फिजियोलॉजी का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इस जैसे कि मैंने मतलब टॉपिक बताया कि हम लोग न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने वाले हैं, तो सबके दिमाग में सबसे पहले सिर्फ एक यही चीज आती है कि इस टॉपिक में जो हम पढ़ेंगे वो सिर्फ सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, अपना नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। बट ये चीज जो है मतलब नर्वस सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन नर्वस सिस्टम के साथ साथ हमको एक और सिस्टम पढ़ना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। इन दोनों बेसिक चीजों को या दोनों सिस्टम्स को समझने से पहले हमको ये जो टर्म्स हमने लिखे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इनको समझना जरूरी होता है। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले वो जो टर्मिनोलॉजी हमने लिखी है उस टर्म को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगर हम टर्मिनोलॉजी समझेंगे तो शायद हम आगे का जो पूरा टॉपिक है उसको समझने में अच्छे से केपेबल रहेंगे। अब देखो कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करेंगे तो आज के डेट में अगर हम बात करेंगे तो कोऑर्डिनेशन हर चीज के बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी होता है। ठीक है, अगर मैं टीचर हूँ, मेरे सामने स्टूडेंट है, हम दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। अगर दोनों का कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो ना मेरा बोला हुआ टीचर मतलब बच्चों को समझ में आएगा, ना बच्चे मेरे से कुछ शेयर कर पाएंगे। ठीक है, अगर हम घर में हैं तो मम्मी पापा के बीच में, भाई बहनों के बीच में, ठीक है, ऐसा ही हम मतलब जितना भी चीजें हैं सबके बीच में हमको कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ता है। तो ऐसे ही जो हम न्यूरल कंट्रोल की बात कर रहे हैं, तो न्यूरल कंट्रोल यानी कि हम अपने सेल्स की बात कर रहे हैं। हमारे सेल्स, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स के बीच में आपस में कैसा होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। वो जो कोऑर्डिनेशन होता है उस कोऑर्डिनेशन को रेगुलेट करने के लिए हमारी बॉडी में दो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से पहला सिस्टम हमारा है नर्वस सिस्टम। देन जो दूसरा सिस्टम हमारे पास आएगा वो आएगा एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले अभी आप लोगों को बताया था कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है और हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, ये दोनों ही साथ में रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं, हमारी बॉडी में जो डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं, उन सबको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने के लिए। ठीक है, इन दोनों मतलब ये कैसे रेगुलेट करते हैं इस चीज का मैं एक बेसिक सा एग्जाम्पल आप लोगों को समझाती हूँ। ठीक है, अब ऐसा कोई इमेजिन करो जैसे हम किसी मतलब डर वाली कंडीशन में है, या हमारे सामने अचानक से कोई शेर आ गया, ये हमारे सामने जैसे होता है ना, लड़कियां अचानक से देख के छिपकली को देख के डर जाती हैं, तो कॉकरोच को देख के डर जाती है। ठीक है, अब उस कंडीशन को इमेजिन करो, अगर कॉकरोच को देखकर हमारी बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रही है। ठीक है, तो वो जो पूरा रिस्पॉन्स है ना, वो सिर्फ नर्वस सिस्टम के द्वारा नहीं हो रहा है, वो किसके द्वारा हो रहा है, नर्वस सिस्टम प्लस एंडोक्राइन सिस्टम। यानी कि हम अपने हॉर्मोन्स की बात करें, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर बेसिकली किनको पढ़ते हैं, हॉर्मोन्स को पढ़ते हैं। तो हम इन दोनों चीजों की यहाँ पे बात करें। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक्स है। देखो ये हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, एक साइड हम क्या करेंगे, हार्ट, ये हो गया हमारा हार्ट, और एक साइड हम क्या बनाएंगे, किडनी को बनाएंगे। क्योंकि जब भी हमारी स्ट्रेस कंडीशन होती है, हमारी बॉडी से एक हार्मोन रिलीज होता है एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा, जिस हार्मोन को हम बोलते हैं एड्रिनलिन ग्लैंड या तो एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, ये ब्रेन है। अब कंडीशन इमेजिन करो कि हमारे सामने कोई डॉगी है, हमारे पीछे कोई डॉगी भाग गया, या कोई छिपकली हमारे सामने आ गई, जिसको डर लगता है छिपकली से। ठीक है, तो अगर हमारे सामने छिपकली आ गई तो फिर क्या होगा, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू क्या किया जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड है, न्यूरॉन्स कनेक्टेड है, न्यूरॉन्स के द्वारा सिग्नल जाएंगे, न्यूरॉन्स के द्वारा क्या जाएंगे, सिग्नल जाएंगे केमिकल और इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। देन उसके बाद क्या होगा, वो सिग्नल जब हार्ट में जाएंगे तो यहाँ पे जाके क्या करेंगे, न्यूरो ट्रांसमीटर्स को रिलीज करेंगे, न्यूरो ट्रांसमीटर्स को रिलीज करेंगे। और वो जो न्यूरो ट्रांसमीटर होगा वो होगा हमारा स्ट्रेस वाली कंडीशन में अगर हम बात करेंगे तो एड्रिनलिन।
ठीक है, या हम कह सकते हैं एपिनेफ्रॉन। एपिनेफ्रॉन यहां से ब्रेन से सिग्नल आए एज न्यूरोट्रांसमीटर्स। यहाँ पे ब्रेन ने क्या कर दिया, हार्ट को न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रेट करने के लिए रेगुलेट कर दिया। देन सेम टाइम में क्या होगा, ब्रेन से हमारे न्यूरॉन्स के थ्रू यहाँ पे भी क्या जाएगा, एड्रिनल ग्लैंड को रेगुलेट किया जाएगा। ब्रेन के द्वारा एड्रिनल ग्लैंड को भी क्या किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा, ताकि वो क्या कर सके। ये है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल जो ग्लैंड है उसकी लोकेशन हमको किडनी के ऊपर देखने को मिलती है। ठीक है, किडनी के जस्ट ऊपर में हमारी कौन सी ग्लैंड होती है, एड्रिनल ग्लैंड। इस ग्लैंड से हमारा एड्रिनल हार्मोन क्या होता है, रिलीज होता है, एड्रिनलिन हार्मोन। ठीक है, अब एड्रिनलिन हार्मोन, अब देखो आगे ना दोनों कंसेप्ट, ब्रेन से जब हमने न्यूरोट्रांसमीटर एड्रिनलिन और एपिनेफ्रिन रिलीज किए थे, ठीक है, तो हार्ट ने क्या कर दिया था, बहुत जल्दी मतलब पंप करना स्टार्ट कर दिया था, या हमारी बॉडी में जो ब्लड का फ्लो था वो बहुत ज्यादा तेज हो गया था। ठीक है, देन जो दूसरी कंडीशन हम पढ़ेंगे, हम हार्मोनल कंट्रोल के बारे में पढ़ रहे हैं। इसका मतलब हम अपने एंडोक्राइन सिस्टम को भी क्या करते हैं, साथ में कोऑर्डिनेट करके चलते हैं। तो ये जो पूरा कंसेप्ट है, देखो अब यहाँ पे क्या होगा कि एड्रिनल ग्लैंड ने एड्रिनल हार्मोन को रिलीज कर दिया। देन इसके बाद क्या होगा, ये एड्रिनल ग्लैंड जो है ये ब्लड स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, और ब्लड में मिक्स होके कहाँ जाएगा, डायरेक्टली हार्ट में जाएगा, और हार्ट को क्या करेगा, फिर स्टिमुलेट करेगा कि वो और ज्यादा एड्रिनलिन को या एपिनेफ्रिन को स्टिमुलेट कर सके, जिससे हमारा जो ब्लड का फ्लो है वो और ज्यादा बढ़ सके। तो यही कंडीशन तो हमारे पास होती है जब हम कभी डरते हैं, ठीक है, या हम जब किसी स्ट्रेस वाली कंडीशन में होते हैं तो हमारी सांसें, ठीक है, बहुत तेज तेज फूलने लगती हैं, हमको ज्यादा एनर्जी का नीड होगा, हम मुंह खोल के बिल्कुल चिल्लाएंगे या सांस लेंगे बहुत तेज तेज, तो हमको ऑक्सीजन का भी नीड होगा, इसका मतलब हमारी बॉडी में एनर्जी का भी रिक्वायरमेंट है। तो ये सारे प्रोसेस, ये सारे चेंजेस हमको एक साथ अपनी बॉडी में देखने को मिलेंगे। अब देखो इस कंडीशन में क्या हुआ, हमारे हार्ट ने, हमारी किडनी ने, हमारे ब्रेन ने एक साथ क्या किया, कोऑर्डिनेट, एक साथ काम किया। तो ऐसे ही हमारे जो डिफरेंट हमारे बॉडी ऑर्गन है वो एक साथ अगर काम करेंगे, साइमल्टेनियसली अगर हमें चेंजेस आएंगे, तो उसी प्रोसेस को या उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं। यानी कि बहुत सारे ऑर्गन्स का एक साथ में काम करना, कोऑर्डिनेट करके काम करना, कोऑर्डिनेशन कहलाता है। ठीक है, तो इतनी बेसिक चीज हमने इसके अंदर पढ़नी है। अब नेक्स्ट हम अभी देखो, हम एंडोक्राइन सिस्टम को नहीं लेंगे, हमारा जो बेसिक टॉपिक रहेगा आज का वो रहेगा नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं। आप करते हैं फर्स्ट नर्वस सिस्टम से, नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब किसी भी सिस्टम को पढ़ने से पहले जो बेसिक कंसेप्ट होता है उसको हमको समझ लेना है, क्योंकि कोई भी सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ कैसे है। अगर हम नर्वस सिस्टम बोल रहे हैं तो सिस्टम को बना कैसे है, तो इस चीज के लिए हमको थोड़ा पॉइंट समझने पड़ेंगे, थोड़ा जो बेसिक कंसेप्ट है सेल का वहां जाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए सेल स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ होती है, क्योंकि ये छोटी से केपेबल होती है एक बड़े से बड़ा सिस्टम बनाने के और एक बड़े से बड़े किसी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करने के लिए। ठीक है, तो बेसिक सी सेल हमारे पास है। अब सेल के अंदर होती है डिवीजन पावर, इसी डिवीजन पावर के कारण सेल क्या होती है, मल्टीपल टाइम्स डिवाइड होगी और हमारे पास आएंगे ग्रुप ऑफ सेल्स। जब ग्रुप ऑफ सेल्स आ जाएंगे तो इनसे हमारा बनेगा टिश्यू। ठीक है, सेल मतलब हिंदी में बोलेंगे कोशिका। ठीक है, टिश्यू को हम बोलेंगे ऊतक। तो ग्रुप ऑफ सेल्स जब हमारे पास आ जाएंगे, जब सेल डिवाइड होंगी, ग्रुप आएगा, देन बनेंगे हमारे ऊतक या हम कहेंगे टिश्यू। अब जब सेल कंटिन्यू डिवाइड होती जाएगी तो ग्रुप ऑफ टिश्यू भी हमारे पास आएंगे, तो ग्रुप ऑफ टिश्यू को हम कहेंगे ऑर्गन, हिंदी में कहेंगे तो अंग। ठीक है, देन इसके बाद जब हमारे बहुत सारे ऑर्गन ऐसे ही आपस में किसी न किसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए आपस में अरेंज हो जाएंगे, तो उनसे ही हमारा बनता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम जिसको हम हिंदी में कहेंगे अंग तंत्र, अंग तंत्र। ठीक है, अब ऐसे ही अगर ऑर्गन सिस्टम किसी बॉडी में रहेंगे, मल्टीपल या ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम अगर किसी बॉडी में रहेगा तो वो किसी ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं।
ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेंगे, ऑर्गेनिज्म का वो फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। इसी प्रोसेस से हमारा क्या बनता है, कोई भी सिस्टम बनता है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल्स या ग्रुप ऑफ टिश्यू या ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जो आपस में किसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए आपस में असेंबल किए गए हैं या आपस में अरेंज है, तो उनको हम क्या कहेंगे, ऑर्गन सिस्टम। तो इन्हीं ऑर्गन सिस्टम में से एक आज ऑर्गन सिस्टम हमने लिया है जिसको हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम, ठीक है। इतना आप लोग नोट कर सकते हैं। देन देखो नेक्स्ट टॉपिक में अगर हम बात करेंगे तो नर्वस सिस्टम को लेकर चलेंगे, ठीक है। अब कोई भी सिस्टम जो होता है किसी न किसी सेल से मिलकर बना है, तो नर्वस सिस्टम भी हमारा 2 टाइप्स की सेल को मिलकर बनता है। पहले हम बोलेंगे न्यूरॉन्स, पहले टाइप की जो सेल्स हैं उनको हम कहेंगे न्यूरॉन्स, और दूसरी टाइप की जो सेल्स हैं हम उनको नाम देंगे न्यूरोग्लिया। तो न्यूरॉन और जो हमारी न्यूरोग्लिया होती हैं, इन दोनों टाइप की सेल से क्या बनता है हमारा नर्वस सिस्टम, या हम इन दोनों को बोल सकते हैं कि ये हमारी न्यूरल सेल्स होती है, न्यूरल सेल्स, ठीक है। कोई भी जो हमारा नर्वस सिस्टम रहेगा वो न्यूरल सेल से फॉर्मेशन होगा उसका, और न्यूरल सेल्स के अंदर हमारे कौन कौन से सेल्स आएंगी, न्यूरॉन आएगा और न्यूरोग्लिया आएगा, ठीक है। इसके अंदर हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट एक सेल को लेते हैं जिसका नाम हमारा न्यूरॉन। अब देखो न्यूरॉन का एग्जाम्पल या न्यूरॉन का जो बेसिक सा डायग्राम है आप लोग 9-10 से पढ़ते हुए आते हैं, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पे नीट पॉइंट ऑफ व्यू या किसी भी मेडिकल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा उसमें एडिशन पॉइंट पढ़ने होते हैं, तो पहले बेसिक सा डायग्राम बनाएंगे, देन इसमें क्या हम ऐड कर सकते हैं वो चीज हम देखेंगे, ठीक है। तो बेसिक सा एक डायग्राम बना लीजिए, याद हो तो बना लीजिए, अदरवाइज कॉपी कर लीजिए। ठीक है, देखो ये स्टार लाइक जो बॉडी दिखती है ना, ये स्टार लाइक जो ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये होता है, इसको हम बोलते हैं सेल बॉडी। इसको हम नाम देंगे सेल बॉडी, या हम इसको अन्य नामों से भी जानते हैं या दूसरे नामों से भी जानते हैं, साइटोन और कैरियन। साइटोन और कैरियन, ये इस पूरी सेल बॉडी में हमको यहाँ कोने कोने पे स्टार की जो पॉइंटेड शेप होगी ना, यहाँ पे हमको ऐसी ब्रांचेस देखने को मिलेंगी। इन ब्रांचेस को हम कहते हैं डेंड्राइट्स। इन ब्रांचेस को हम नाम क्या देंगे, डेंड्राइट्स नाम देंगे, ठीक है। 2 चीजें हमने कर ली हैं, सेल बॉडी, सेल बॉडी को हम साइटोन या फिर कैरियन नाम से भी जानते हैं। देन जो हमारी ब्रांचेस या ब्रांच होगी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इनको हम क्या कहेंगे, डेंड्राइट्स, ठीक है। देन अगर कोई भी सेल है, सेल के अंदर उसका केंद्र मतलब न्यूक्लियस होना जरूरी है, तो ये जो है ये क्या हो जाएगा हमारा न्यूक्लियस, न्यूरॉन का न्यूक्लियस, ठीक है। कोई भी सेल है, अब सेल हमने बेसिक जब स्टार्टिंग में पढ़ी है, तो सेल को हम क्या करते हैं 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कि सेल के स्ट्रक्चर को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। आउटर मोस्ट जो रहेगा वो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन उसके बाद हमारा साइटोप्लाज्म, और फिर सबसे इनर मोस्ट जो लेयर रहेगी वो न्यूक्लियस की रहेगी। तो यहीं पे हमारा ये सारी जो आउटर मोस्ट लेयर हमको देखने को मिलेगी, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। देन इसके बाद जो हमारा इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में रहेगा, तो इसको हम कहेंगे साइटोप्लाज्म। इसको हम नाम कर देंगे साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये जो लॉन्ग सिलिंड्रिकल सा स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है, इसको हम नाम देते हैं एक्सॉन। इनको हम क्या कहते हैं, एक्सॉन, ठीक है। यहाँ पे जो है ऐसा ये ब्रांचेस और ये फिंगर लाइक जो प्रदर्शन हमको देखने को मिलते हैं, इनको हम नाम देते हैं साइनेप्स। इनको हम नाम क्या देंगे, साइनेप्स। और इनके आगे छोटे छोटे से ऐसे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको हम नाम देते हैं साइनेप्टिक नोड। साइनेप्टिक नोड, ठीक है। अब इतना जो बेसिक स्ट्रक्चर है हम 9-10 में पढ़ के आ चुके हैं। हाँ, एक और एडिशनल चीज आपने पढ़ी होगी, इस एक्सॉन के ऊपर एक शीट होती है, या एक्सॉन किसी कवरिंग से कवर किया जाता है, जिसको हम नाम देते हैं माइलिन शीट। जिसको हम नाम देते हैं माइलिन शीट, ठीक है। एक्सॉन के कुछ पोर्शन पे क्या रहता है, माइलिन शीट का कवरिंग रहती है। देन उसके बाद हमारा साइनेप्सिस और हमारे साइनेप्टिक नोड। ये बेसिक चीजें हम लोगों ने पढ़ी है 9th और 10th में।
ठीक है, अब जो एडिशनल पॉइंट हमारे पास आएगा वो एडिशनल पॉइंट रहेगा इसमें कि जो ये हमारा साइटोप्लाज्म है इसमें हमारे छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स मतलब हम बोल सकते हैं छोटे छोटे दाने, मोतियों की माला होती है ना, वैसा इमेजिन कर सकते हैं। छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स या छोटे छोटे दाने प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, इन ग्रेन्यूल्स को हम नाम देते हैं निसल ग्रेन्यूल्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ये निसल्स ग्रेन्यूल। ठीक है, अब जो निसल्स ग्रेन्यूल का प्रेजेंस है वो हमारे डेंड्राइट्स में भी हमको देखने को मिलता है। निसल्स ग्रेन्यूल जो देखने को मिलेंगे वो हमारे डेंड्राइट्स में भी हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और एक्चुअली ये हमारा निसल्स ग्रेन्यूल रहेगा, इसका जो केमिकल नेचर की बात करेंगे, केमिकल कंपोजिशन की बात करेंगे, तो हमने जब सेल पढ़ा है तो बेसिकली हमने पढ़ा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोई छोटा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में ऐसा धागा, कपड़े सिलने वाला धागा होता है ना, वैसा इमेजिन करो। देन उस धागे में क्या करो, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे गांठें मारो। उस पे जब हाथ हम फिराएंगे तो हमारा जो हाथ है वो मतलब स्मूथ नहीं जाएगा, एकदम रफ, क्योंकि जहां पे हमने वो गांठें लगाई ना हमारा वहां पे फंसेगा। तो जो वो पर्टिकुलर गांठें है ना, उनको ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि वो गांठें इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने क्या कर दिया, गांठें बना दी। तो जो ये गांठें हैं इनको हम नाम देते हैं राइबोसोम्स। और ऐसा हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें हमारी राइबोसोम का प्रेजेंस होता है उसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब रफ है, राइबोसोम भी यहाँ पे है, तो इनका जो बेसिक फंक्शंस रहेगा वो क्या रहेगा, निसल्स ग्रेन्यूल बेसिकली किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, हमारे प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए, क्योंकि राइबोसोम को हम क्या नाम देते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। तो इन निसल्स ग्रेन्यूल में भी क्या रहेगा, पूरा प्रोटीन का कंटेंट रहेगा इनके अंदर। ठीक है, तो ये है हमारा बेसिक सा। अब नेक्स्ट देखो, न्यूरॉन्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब जो नेक्स्ट टाइम वो हमारी न्यूरल सेल आएगी वो आएगी हमारे पास न्यूरोग्लिया। इस न्यूरोग्लिया को समझने से पहले थोड़ा एक पॉइंट ये समझ लो, न्यूरॉन्स जो सेल होती है, जो सेल होती है, डिवीजन पावर रहेगी सेल में, तो न्यूरॉन जो होते हैं वो अपनी डिवीजन पावर को लॉस कर चुके होते हैं, यानी कि जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं इनमें डिवीजन की कैपेबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, न्यूरोग्लिया वो सेल्स होती हैं जिनमें हमारी डिवीजन की पावर रहती है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि डिवीजन पावर कंटिन्यूस, ठीक है, और न्यूरॉन में डिवीजन की जो पावर है वो लॉस्ट। अब यहीं से कंटिन्यू करते हैं, जो न्यूरोग्लिया सेल्स है उनको भी हमने बेसिकली 3 प्रकार से हम पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एस्ट्रोसाइट्स। सबसे पहली कैटेगरी जो हम पढ़ेंगे न्यूरोग्लिया में वो पढ़ेंगे एस्ट्रोसाइट्स के बारे में। अब देखो एस्ट्रोसाइट्स, अब हम न्यूरॉन को होल्ड करने के लिए, जहां पे हमारे 2 न्यूरॉन्स वाली कंडीशन आएगी, या मैं सिर्फ एंड वाला पोर्शन बना लेती हूँ, हमारे साइनेप्सिस है, इन्हीं साइनेप्सिस से क्या रहेगा, हमारा दूसरा न्यूरॉन अटैच रहेगा। ठीक है, तो इनको आपस में पर्टिकुलर डिस्टेंस में होल्ड करने के लिए जिन सेल्स का हमको नीड होता है उनको हम नाम देते हैं एस्ट्रोसाइट्स का। ठीक है, और साथ में हमारा ब्लड वेसल्स और जो हमारी न्यूरॉन्स रहेंगी उनको भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में होल्ड करने के लिए जिन सेल्स का नीड होता है उनको हम नाम देते हैं एस्ट्रोसाइट्स। देखो, जो दूसरी टाइप की जो सेल्स होती हैं उनको हम नाम देते हैं ओलिगो डेंड्रोग्लिया। ठीक है, इन सेल्स का जो मेन एक बेसिक सा एग्जांपल हमारे पास रहेगा वो रहेगा श्वान सेल्स। इसके बारे में हम देखेंगे, पूरा जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है ना, हम फिर से एक बार समझने वाले हैं इस श्वान सेल के बेसिस पे। ठीक है, जब तो तीसरी टाइप की जो हमारे पास सेल्स रहेंगी उनको हम नाम देंगे माइक्रोग्लिया। माइक्रोग्लिया जो सेल्स होंगी वो होंगी हमारी फैगोसिटिक। ठीक है, इसका मतलब जो अदर देन हमारी मतलब सेल्स रहेंगी, जर्म्स रहेंगे, उनको इंगल्फ करने का काम, उनको डाइजेस्ट करने का काम कौन से सेल्स करेंगी, हमारी माइक्रोग्लिया। ठीक है, अब हमने जो इस न्यूरोग्लिया में बेसिक टाइप की जो हमने या इंपॉर्टेंट जो हमने सेल पढ़ी है वो है हमारे पास
स्वान सेल, क्योंकि स्वान सेल से ही हमको न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है उसको समझने के लिए थोड़ा एक कंसेप्ट सा एक और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्वान सेल को समझते हैं। स्वान सेल्स क्या है? तो न्यूरोग्लिया के अंदर हेडिंग डाल दो आप लोग, स्वान सेल्स। ठीक है, अब कोई भी सेल है, सेल मतलब जो सेल्स होती हैं वो बहुत मतलब मल्टीपल टाइप्स की होती है, मल्टीपल शेप की होती हैं, तो हम उसको ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि ऐसा एक बलून लाइक स्ट्रक्चर हमारे पास है। अब मैं आप लोगों को सीधे बर्थडे पार्टी में लेकर जाऊंगी। ठीक है, वहां से हम ऐसा इमेजिन करेंगे कि हमारे पास एक बलून है और बलून के अंदर हम भरते हैं छोटे छोटे वो पार्टी पॉपर टाइप के, तो वो हमने इसके अंदर भर दिए। वो कलरफुल से होते हैं ना गाने में, थर्माकोल के छोटे छोटे टुकड़े, तो वो इसके अंदर भर दिए। तो ये क्या हो गया उसका? साइटोप्लाज्म। उस सेल का क्या हो गया? ये साइटोप्लाज्म। सेल कौन सी? हमारी स्वान सेल। ठीक है, देन अब ये ऐसी सर्कुलर से मुझे अच्छी नहीं लग रही है, ऐसी गोल गोल सा बलून मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं क्या करूंगी? इसको स्क्वीज करूंगी, इसको दबाऊंगी। ठीक है, जैसे मैंने दबाया तो ये जो इस सेल का जो शेप है वो क्या हो गया? फ्लैट। फ्लैट रहेगा, शेप जो है वो फ्लैट हो गई, लेकिन साइटोप्लाज्म इसके अंदर अभी भी प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, पहले आलू जैसा शेप था, अब लौकी जैसा थोड़ा शेप हो गया। देन इसके बाद देखो हम क्या करेंगे। अभी भी मेरा मन नहीं मान रहा है, मेरे को क्या करना है? इस सेल को अगर मैं स्क्वीज करूंगी, पीछे से अगर मैं पकड़ के इसको स्क्वीज करूंगी, तो ये सेल एक साइड से हो जाएगी मोटी और दूसरी साइड से हो जाएगी पतली। और जितना भी मेरे पास साइटोप्लाज्म है वो सारा का सारा यहाँ डिपॉजिटेड हो जाएगा। साइटोप्लाज्म जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा और यहाँ जो रहेगा सेल, ये जो सेल बचेगी विदाउट साइटोप्लाज्म, विदाउट साइटोप्लाज्म। इस विदाउट साइटोप्लाज्म वाले पोर्शन को हम नाम देते हैं व्हाइट पार्ट। ये जो व्हाइट पार्ट रहेगा ये विदाउट साइटोप्लाज्म रहेगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा फिर से जो हमारा न्यूरॉन है, जो हमारी नर्व सेल का डायग्राम था, वहां पे थोड़ा जाते हैं। अब इसको देखो फिर से। ठीक है, डायग्राम इतना गंदा। ये हो गया। ठीक है, डेंड्राइट्स, ब्रांचेस, न्यूक्लियस, ये इसका अपना साइटोप्लाज्म। ये भी यहाँ साइटोप्लाज्म, इसके अंदर निसल्स ग्रेन्यूल प्रेजेंट रहेंगे। डेंड्राइट्स में भी निसल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, जो निसल ग्रेन्यूल रहेंगे वो हमारे एक्सोन में एब्सेंट रहते हैं। इस बात का ध्यान रखना, इस बात को बिल्कुल याद रखना कि जो हमारे निसल्स ग्रेन्यूल रहेंगे वो हमारे एक्सोन पार्ट से एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो देखो अब ये व्हाइट पार्ट है, इसकी भी फिलहाल मैं नहीं करूं। देखो ये जो व्हाइट पार्ट है ना, अब इस व्हाइट वाले पार्ट को उठाओ, लेके आओ और इस एक्सोन के क्या कर दो? एक्सोन के किनारे किनारे इसको रैप करना शुरू कर दो। ये जो व्हाइट वाला पार्ट है इसको हम क्या कर रहे हैं? रैप करना शुरू कर रहे हैं। इस तरीके से हम इसको रैप करना शुरू करते हैं। अब ये जो रैप जो हमने किया है व्हाइट पार्ट, यही हमारा क्या है? माइलिन शीट। इसी को हम क्या कहते हैं? माइलिन शीट। ठीक है, एक्सोन के ऊपर जो कवरिंग होती है तो उसी को हम नाम क्या देते हैं? माइलिन शीट। और वो माइलिन शीट का जो फॉर्मेशन है, वो माइलिन शीट का जो सिंथेसिस है वो किसके द्वारा हुआ है? स्वान सेल्स के द्वारा। ठीक है, इसीलिए हमको स्वान सेल पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि जो माइलिन शीट होती है उनका जो डेवलपमेंट होता है, उनका जो फॉर्मेशन होता है स्वान सेल्स के ही द्वारा होता है। ठीक है, माइलिन शीट हो गया। अब दो माइलिन शीट के बीच में भी हमको कहीं ना कहीं गैप देखने को मिलता है, जहां पे हमारा माइलिन शीट नहीं होता है। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं नोड ऑफ रेनबेयर। नोड ऑफ रेनबेयर, नोड ऑफ रेनबेयर। ठीक है, जहां पे हमारा दो माइलिन शीट के बीच का जो गैप रहेगा उसको हम नाम देंगे नोड ऑफ रेनबेयर। तो इतनी चीज थोड़ा एडिशनल सा हो गया पॉइंट। ठीक है, अब डेंड्राइट्स का थोड़ा हमको फंक्शन, चलो डेंड्राइट्स से पहले एक और चीज,
ठीक है, ये हो गया हमारा मोड ऑफ रेनवेयर। देन दूसरी चीज देखो, अब ये जो हमारा पोर्शन है, ऐसा तो नहीं कि हम इसको काट के अलग से व्हाइट वाला पोर्शन हमने इस पर रैप कर दिया, हमको जो साइटोप्लाज्म वाला पोर्शन है वो भी क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर रैप करना होता है, वो भी इसके ऊपर रैप करना है। इस तरीके से हम रैप करेंगे। और ऐसा पोर्शन जिसमें साइटोप्लाज्म है और जिससे क्या किया गया, एक्सोन को रैप किया गया है, उसको हम नाम देते हैं न्यूरोलेमा। न्यूरोलेमा, ठीक है। तो ऐसी स्वान सेल जिसमें हमारा क्या रहेगा, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहेगा, एक्सोन से मतलब एक्सोन को जिसके द्वारा रैप किया जाएगा उसको हम नाम देंगे न्यूरोलेमा। और ऐसा पार्ट जिसपे साइटोप्लाज्म नहीं होता है उसको हम व्हाइट पार्ट नाम देते हैं। और अगर वो हम क्या करेंगे, एक्सोन को उससे रैप किया जाएगा तो उसको हम नाम देंगे माइलिन शीट। और जहां पे हमारा माइलिन शीट एब्सेंट रहेगी या स्पेस बिटवीन माइलिन शीट क्या कहलाता है, हमारा मोड ऑफ रेनवेयर, ठीक है। अब थोड़ा सा डेंड्राइट्स पे आ जाओ, इन सब के थोड़े बहुत फंक्शन देख लो। डेंड्राइट्स क्या है, डेंड्राइट्स का फंक्शन होता है सिग्नल को रिसीव करने का, रिसीव सिग्नल। डेंड्राइट्स क्या करेंगे, सिग्नल को रिसीव करने का काम करते हैं। देन जो रिसीव करेंगे सिग्नल, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में सिग्नल रिसीव करेंगे। देन उसके बाद जो सिग्नल है एक्सोन के थ्रू क्या किया जाएगा, एक्सोन के थ्रू वो मूव होगा और हमारे साइनेप्सिस में जाएगा, ठीक है। यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे। देन यहाँ पे दूसरा जो एक्सोन होगा उसके डेंड्राइट्स होंगे, उसके डेंड्राइट्स फिर क्या करेंगे, इस सिग्नल को रिसीव करेंगे। तो ऐसे ही हमारा पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। डेंड्राइट्स के द्वारा जो सिग्नल होगा देन एक्सोन में आते ही वो केमिकल फॉर्म में चेंज हो जाएगा, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किए जाएंगे। देन फिर से हमारे यहाँ पे जो दूसरा न्यूरॉन अटैच होगा उसके डेंड्राइट्स फिर से क्या करेंगे, उस सिग्नल को केमिकल फॉर्म में रिसीव करेंगे, ठीक है। अब देखो माइलिन शीट के लिए हमने कितना पूरा ये डायग्राम पढ़ा है, कितना पूरा हमने कंसेप्ट पढ़ा। तो माइलिन शीट का फंक्शन क्या है, माइलिन शीट का फंक्शन ये है कि जिस मतलब क्योंकि एक्सोन से क्या गए, अभी हमने देखा कि जो हमारे सिग्नल है वो एक्सोन के थ्रू गए हैं, तो एक्सोन के थ्रू जो सिग्नल है उनको जल्दी से फास्ट मूव कराने के लिए माइलिन शीट का नीड होता है, ठीक है। तो यही माइलिन शीट का फंक्शन है कि जो हमारे सिग्नल होते हैं उनके फास्ट मूविंग के लिए हमको माइलिन शीट से एक्सोन को कवर करना होता है, ठीक है। अब देखो जब हम इतना बेसिक सा हो गया, हमने नर्वस सिस्टम में क्या पढ़ लिया कि नर्वस सिस्टम किन किन सेल से बना है, न्यूरॉन सेल से बना है, हमारी न्यूरॉन सेल्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। सॉरी न्यूरल सेल कौन सी है हमारी, तो न्यूरॉन है और न्यूरोग्लिया है। न्यूरॉन के बारे में भी हमने पढ़ लिया, न्यूरोग्लिया के बारे में भी हमने पढ़ लिया। अब जब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम, कि हमने नर्वस सिस्टम को किस किस टाइप से डिवाइड किया है। आप लोगों ने सुना होगा पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया, ठीक है। इस टाइप से हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस